तो खुद चले जाओ इसे। फर्स्ट ईयर जाग रहे हैं आप लोग। हम आज के लेसन में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा था कि इसकी जो केमिकल इक्वेशन है, ये रिएक्टेंट्स हैं जिनमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, सनलाइट, एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, फिर सनलाइट एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज, ठीक है। हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के होल प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वाटर चाहिए जिसकी हमने फोटोलाइसिस पढ़ी थी, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमें सनलाइट भी चाहिए। देन वी रिक्वायर सम पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स भी, जिनमें हम क्लोरोफिल बी को काउंट करते हैं, कैरोटेनॉइड्स को, कैरोटीन्स को और जेंथोफिल्स को हम, और भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को। ये कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब जो हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, आवर टुडेस टॉपिक विल बी लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है। लाइट रिएक्शन में लाइट, सनलाइट यूज हो रही है, वाटर डायरेक्टली यूज हो रहा है और ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग एज अ प्रोडक्ट, and another product is ATP and NADH. So in this process our products will be ATP, NADH, oxygen, and our reactants will be water, sunlight and chlorophyll. ठीक हो गया? Now let's start the mechanism of photosynthesis in which we are going to study light reactions. मेरी आवाज आ रही है फर्स्ट ईयर आप लोगों को? जी मिस आ रही है। लाइट रिएक्शंस जो हैं बेसिकली अब इनको डेफिनेशन करते हैं। फर्स्ट, दे आर आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस रिएक्शन। ये वो वाले रिएक्शन जिनके अंदर हमने क्या करना है? फोटोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में वाटर की ब्रेकडाउन करनी है, ठीक है। लाइसिस या किसी भी चीज की ब्रेकडाउन हमने करनी है लाइट की प्रेजेंस में, चाहे वो कोई पिगमेंट हो चाहे वो लाइट हो। कन्वर्ट हम करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सन, सनलाइट को यूज करते हुए उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या है? वो जो हम बना रहे थे, हमने पीछे स्लाइड में भी पढ़ा, हमने स्लाइड में पढ़ा कि हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच बना है। एनएडीपीएच दे आर केमिकल्स, ATP adenosine triphosphate, they are chemicals, and light is sunlight, so we are converting this sunlight into this ATP and NADPH, so we are converting light energy into chemical energy in the process of photosynthesis. अब देखें, these reaction must take place in light because they are known as light reactions, and in where the location is chloroplast, which is organelle, green organelle which is having chlorophyll in it. Now the light dependent reactions, कौन से reactions हैं? इनको हम light reactions भी कहते हैं, light dependent reactions भी कहते हैं। तो द फर्स्ट फेज है, पेज नंबर 99 पे देखें आप लोग। It is used to make light energy to make two molecules needed for the next stage of photosynthesis. Which two molecules? ATP and NADPH. In this reaction you can see these two molecules, they are synthesized. और ये जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे एटीपी एंड एनएडीपीएच, वो कहाँ पे यूज होंगे? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में अब हमें पता है वो डार्क है तो उसका मतलब वो सनलाइट में की एब्सेंस में होंगे। वो जो एनर्जी कौन सी यूज करेंगे? जो केमिकल एनर्जी होगी एटीपी और एनएडीपी की फॉर्म में, क्योंकि उनको लाइट नहीं मिल रही। वो जो एनर्जी है उसको हम स्टोर करते हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है विच इज एनएडीपीएच। रिड्यूस्ड क्यों है? क्योंकि इसका नॉर्मल जो कैरियर होता है वो एनएडीपी होता है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये NADPH, reduced electron carrier in plants. Light reaction basically they take place in thylakoid membranes. Thylakoid की जो outer membrane, outer and inner membrane both, उनके अंदर light reactions take place होते हैं। And organelle कौन सी जिसके अंदर thylakoid होते हैं? Chloroplast. We already learned this organelle in our first chapter. नाउ कम्स द इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं। हमने कल भी पढ़ा था वाटर की स्प्लिटिंग के अंदर दो प्रोटॉन रिलीज होते हैं H पॉजिटिव और हाफ ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हाट? प्रोड्यूस NADPH and ATP as well as in the series of reaction. That series of reaction is known as light reaction because they are light. सेम चीज रिपीट हो रही है कि लाइट रिएक्शंस कौन से रिएक्शन है? दैट डिपेंड अपॉन लाइट and they take place in the presence of light, and they are using electrons from water and from photosystem to produce NADPH and ATP in a series of chemical reaction. This series of chemical reaction is known as light reactions. ठीक है, अभी आप लोग अपनी बुक्स क्लोज कर दें। आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगी इस पूरे प्रोसेस का, उसके बाद हम बुक रीडिंग करेंगे, फिर हम मैच करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और हमें समझ क्या आई है।
ठीक है। ATP and NADPH ये जो बनेंगे दे आर formed by the reaction by the action of light and reduced carbon dioxide। वो जो हमने लाइट कार्बन डाइऑक्साइड यूज की थी फर्स्ट फेज में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शन, उस वो हम डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन लाइट रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है वाटर H2O, सनलाइट, और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, NADPH and ATP along with the production of oxygen। Is that clear? Now comes the topic जो हमने कल पढ़ा था, photophosphorylation। Photophosphorylation क्या process है? It is a process of utilizing light energy from photosynthesis to convert it into chemical energy in the form of ATP। ATP कैसे बनता है? जब हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। वजह क्या है? फॉस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब क्या है इधर कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो मतलब लाइट। जैसे हम कहते हैं कि फोटो कॉपी की जो मशीन होती है उसमें वो लाइट यूज कर रहा होता है, तो फोटो इट मींस लाइट। So photophosphorylation is the process of utilizing light energy from the sun to form photosynthesis to convert ATP into ATP. It is a process of synthesizing energy-rich ATP molecule. As we all know, ATP जो है वो cell energy currency होता है और इसमें high energy stored होती है by transferring the phosphate group into ADP molecule in the presence of light। कि हम जैसे ADP molecule को के साथ phosphate attach करते हैं तो वो ATP बना लेता है। So this whole process is known as phosphorylation। अब phosphorylation का जो process है इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी, सनलाइट जो है वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज केमियोस्मोसिस एज वेल। सही है कि हम ATP बना रहे होते हैं लाइट एनर्जी यूज करके, वो हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो फॉस्फोरिलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको हम केमियोस्मोसिस भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है, जो जिसमें साइकिल की तरह मूव कर रहा होता है। जैसा आपने देखो बाइसाइकिल के जो है उसका व्हील होता है और साइकिल का व्हील है बार बार घूम रहा होता है, उसका एक पॉइंट बार बार जमीन पे टच कर रहा होता है। और जो नॉन साइक्लिक होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो दो पॉइंट्स जो है फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दे आर नेवर एंडिंग, दे नेवर मीट। ठीक है, साइक्लिक हम उसे कहते हैं जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दे जॉइन टुगेदर, वो साइक्लिक चीज होती है। और जो नॉन साइक्लिक हमने पढ़ा था, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है, 6 कार्बन अटैच होते हैं इस तरह, रिमेंबर 6 कार्बन थे, तो वो चेन स्ट्रक्चर था, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर था। हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का तो वो हम ऐसे बनाते हैं, आप लोगों ने बनाए भी थे बहुत सारे रिंग्स अल्फा बीटा। तो दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का। अब हम पढ़ेंगे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर। आपको नजर आ रहा होगा साइक्लिक में ये हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन रिपीट हो रहा है, नजर आ रहा है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन हमारे पास रिपीट हो रहा है, पहले फर्स्ट फिर लास्ट फिर फर्स्ट फिर लास्ट, इस तरह। अब आप देखें यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन चेक करें, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट अलग है, लास्ट पॉइंट अलग है, सो दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। याद रहेगा कॉन्सेप्ट, याद रहेगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का। फर्स्ट ईयर जी रिस्पॉन्स मिस। टू ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या चीज पता है, हमने भी पहले भी देखा कि लाइट यूज हो रही है, लाइट एनर्जी यूज हो रही थी और यहाँ से वाटर यूज हो रहा था। प्रोडक्ट क्या था, ATP एंड NADPH एंड ऑक्सीजन एज वेल। सो हम अभी इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन को। इसमें दो जो टाइप्स थी, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। अभी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे। कल का टॉपिक आप अगर अपने माइंड में रखें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था उसमें कि उसके अंदर एक तो वाटर इन्वॉल्व हो रहा था, वाटर की ब्रेकडाउन हो रही थी जिसको हमने फोटोलाइसिस का नाम दिया था। यहाँ सनलाइट आई, सनलाइट जो थी यहाँ पे जो एक कंप्लीट फोटो सिस्टम में आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, सेंटर के अंदर हमारे पास जो है वो रिएक्शन सेंटर है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज अ बेसिक प्रिंसिपल कह रहे हैं आप स्कूल का, क्लोरोफिल ए इज द प्रिंसिपल। सो क्लोरोफिल ए जो है वो सेंटर में,
ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स हैं। लाइट जो है वो हर पिगमेंट पे फॉल करती है, इस पे भी करेगी लाइट फॉल। लेट मी शो इट यूजिंग स्टैम्प्स। लाइट इस पे भी फॉल करेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, हर पिगमेंट पे, चाहे वो कैरोटीन है, चाहे क्लोरोफिल बी है, इस पे भी, इस पे भी। लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है कि हर किसी ने अपनी अपनी जो लाइट होती है वो कहाँ चैनल कर देता है, वो क्लोरोफिल बी की तरफ चैनल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हर कोई अपनी जो लाइट है जो उसने कैप्चर की है किसकी तरफ चैनल कर देगा, क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए जो है, अब आप यहाँ देखें बेसिकली क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम्स है हमारे पास। एक फोटो सिस्टम 2 है, कल भी हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम 2, फिर फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 क्या था, P680। इफ यू गाइस रिमेंबर, फोटो सिस्टम 2 इज P680, वो 680 नैनोमीटर लाइट को कैप्चर करता है। और फोटो सिस्टम 1 जो है P700, वो 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो सारी लाइट जो है वो कैप्चर होके फोटो क्लोरोफिल ए को चली जाएगी। क्लोरोफिल ए का एक रिएक्शन सेंटर है जिसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और क्लोरोफिल ए होता है। ऐसा ही है, अगर आप लोगों को याद हो, रिएक्शन सेंटर के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। अब आप यहाँ देखें लाइट तो फॉल करके हो गई यहाँ पे जो लाइट आती है, जितने भी कैप्चर, ज्यादा सारी जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, उन्होंने लाइट चैनल कर दी क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए के पास इतनी लाइट आ गई कि उसके अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं ज्यादा लाइट की वजह से। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो ऊपर की तरफ एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लाइट फॉल करने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इसका नाम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों है, कि फोटो सिस्टम के पास जो पहला इलेक्ट्रॉन जाते हैं सबसे बाद एक्सेप्ट करने वाली पहला ही एक एक्सेप्टर होता है, इसलिए इसका नाम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फर्स्ट एक्सेप्टर। ठीक है, तो अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक चले गए। उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी, उनकी एनर्जी कम करके लोअर ग्रेडियंट पे, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब ये है कि हमारे पास एक सीरीज है, उसके अंदर, लेट मी ड्रॉ इट हियर। चेन का मतलब क्या होता है, एक चीजें कनेक्टेड है एक चेन की फॉर्म में, जैसे हमने कार्बन चेन में सिक्स कार्बन एक लाइन में अरेंज कर दी थी, वो एक चेन बन गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक चेन है जिसके अंदर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट प्लास्टोक्विनोन, इसका नाम है PQ। प्लास्टोक्विनोन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। दूसरा है साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स, CY लिख देते हैं इसको, C कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है इसके अंदर डिफरेंट साइटोक्रोम्स है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोक्रोम्स हैं इसके अंदर। उनका एक तो साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, साइटोक्रोम मेरे ख्याल D आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो 3-4 साइटोक्रोम इकट्ठे हैं तो हम उसको कहते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। बस हमें ये पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3-4 साइटोक्रोम्स हैं। और तीसरा एक्सेप्टर कौन है, प्लास्टोसायनिन, PC। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये जो है डाउन द ग्रेडियंट, इनकी एनर्जी लो है। अब इलेक्ट्रॉन एक तो एक्साइट हो गए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने डाउन द ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन को पास आउट किया, जो कि PQ, प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दी, इसकी एनर्जी रिलीज हुई कुछ, फिर उसने अपने इलेक्ट्रॉन नीचे आगे पास डाउन कर दिए, किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इसने मजीद नीचे प्लास्टोसाइनिन को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, एनर्जी ग्रेडियंट लो होता गया, जितनी एनर्जी हाई थी, एनर्जी हाई है लेकिन डाउन द ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन तक जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ATP, प्लास्टोसाइनिन से जब हमारे पास जाएगा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, तो ATP फॉर्मेशन होगी। ATP फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ATP फॉर्मेशन कैसे होगी कि ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो ज्वाइन करेगा एक फॉस्फेट के साथ, और एक फॉस्फेट के साथ ज्वाइन करने के बाद ये क्या बनाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट, सो अभी हमने देखें कि यहाँ पर हमने केमिकल लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के डाउन द ग्रेडियंट। समझ आइए कॉन्सेप्ट की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 कंपोनेंट हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और हमारे पास क्या है, प्लास्टोसायनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के बाद हमारे पास जो है एनर्जी जो है हमारे पास आती है
एटीपी फॉर्मेशन होगी, एटीपी सिंथेज है, यहाँ पे हम इसको भी स्टडी करेंगे कि किस तरह प्लास्टोसाइनिन के बाद हमारे पास एटीपी किस तरह फॉर्मेशन होती है। ये इसके लिए हमारे पास एक कंप्लीट एटीपी सिंथेज का एक मशीनरी अटैच होती है। एटीपी सिंथेज पेज नंबर 100 पे देखें कि एक आपको नजर आ रहा होगा, ट्राइलोब है इस तरह की एक मशीनरी, जैसे आप लोग के पास जूस मेकर होता है, उसके साथ ये गोल सर्कुलर मोशन में मूव करता है और एटीपी जनरेट होते रहते हैं। इसकी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये पता है कि जैसे डाउन द ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो एटीपी जनरेट होती है। सही, ये इलेक्ट्रॉन आगे एटीपी फॉर्मेशन होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे फोटो सिस्टम 1 को चले जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 के पास हमें पता है कि एक तो डायरेक्टली यहाँ पे दोबारा से वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती। अच्छा, वाटर का जो रोल है वो यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लाइट आती है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते रहते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं क्लोरोफिल ए से, वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए क्या होता है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर की ब्रेकडाउन हुई, टू प्रोटॉन्स रिलीज हुए, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को मिल जाते हैं, जो कि उसकी डेफिशिएंसी हुई थी, जो इलेक्ट्रॉन उसके जो थे वो रिलीज हुए थे। ठीक है, लेकिन फोटो सिस्टम 1 में दोबारा से फोटोलाइसिस नहीं होती। उसके वही इलेक्ट्रॉन जो उसको प्लास्टोसाइनिन से मिलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं। यहाँ से दोबारा से लाइट एनर्जी की वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ये दोबारा से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका भी अपना एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन चेन आती है, ये वाली, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम मेंशन करते हैं ईटीसी से। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर हमारे पास 3 चीजें हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। एक तो एफडी फेरिडॉक्सिन, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, फोटो सिस्टम 2 के साथ अटैच है फेरिडॉक्सिन। सही, फेरिडॉक्सिन के बाद हमारे पास फेरिडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको पास कर देता है, एनएडीपी रिडक्टेज। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, एनएडीपी प्लस को ये 2 इलेक्ट्रॉन पास आउट करता है। और यहाँ पे आप अगर देख रहे हो कि यहाँ पर प्रोटॉन है, ये कहाँ से आए हैं, ये जो प्रोटॉन यहाँ पर है, लेट मी शो इट कि ये प्रोटॉन कहाँ से आए हैं। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी वाटर की स्प्लिटिंग। ये जो 2 प्रोटॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स ट्रेवल करते हैं और फोटो सिस्टम 1 के पास से गुजरते हुए ये इलेक्ट्रॉन एनएडीपी को दे दिए जाते हैं। समझ आई किस तरह हमारे पास वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज हो गए, प्रोटॉन भी यूटिलाइज हो गई। जो ऑक्सीजन है इसका भी हम अभी काम देखेंगे, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कर क्या रहा है। अब आप पेज नंबर 101 पे देखें कि एनएडीपी प्लस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन भी हैं। ये वही प्रोटॉन है जो वाटर की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुए थे। उन्होंने क्या बनाया, NADPH, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ NADPH प्लस H। आर यू गाइस नोटिसिंग कि किस तरह यहाँ पे प्रोटॉन्स हमारे पास जो है ये वाटर की फोटोलाइसिस से फोटो सिस्टम 1 को क्रॉस करते हुए 2 और 1 को NADP को मिले, और इस प्रोसेस में जिसमें NADP के साथ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, वो एंजाइम जो काम कर रहा है उसका नाम है NADP रिडक्टेज। फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था हमारे पास। NADP रिडक्टेज फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम है जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को FAD से NADP पॉजिटिव को, जिससे हमारे पास क्या बनता है, NADPH प्लस H भी बनता है। अब हमारे पास ये स्कीम बनेगी, दैट इज द रीजन व्हाई इस स्कीम को हम Z स्कीम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह मूव कर रहा होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब आप यहाँ देखें कि इस प्रोसेस में हमारे पास जब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन गया था, हमारे पास प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, तो यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हुई थी। इसको मैं स्टार से शो कर रही हूँ, ATP प्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, ऐसा ही है। सो दैट ATP बेसिकली, ATP जो है हमारा फंक्शन क्या है केमी ऑस्मोसिस में, कि हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, फोटोफॉस्फोरिलेशन करनी है, ADP से फॉस्फेट को मिलाना है। इस वजह से इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, आवर सेकंड प्रोडक्ट इज NADPH। Sorry, this is NADPH, this is our product, second product of non cyclic photophosphorylation. Is that clear? तो एक बात आपने याद रखनी है, फोटो सिस्टम 1 की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दिस इज प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन। ठीक है, ये फोटो सिस्टम 2 के हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और आगे पास आउट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्लास्टोसायनिन है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देता है, फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के थ्रू NADPH की फॉर्मेशन कर देता है। इज दैट क्लियर?
Z स्कीम की अभी आपको समझ आ गई कि दिस इज नोन एज व्हाई दिस इज नोन एज Z स्कीम और Z स्कीम। यहाँ पे हमने पढ़ा पेज नंबर 99 पे देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोसिस्टम 1 में लाइट एब्जॉर्ब कैसे हो रही थी कि एसेसरी पिगमेंट्स जो थे फोटोसिस्टम 2 के P680 के वो किस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो रहे थे उनको कौन फिलअप कर रहा था, वाटर की ब्रेकडाउन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वाटर की हाइड्रोलाइसिस कैसे हुई थी। यहाँ पे हमने ये टॉपिक हम कल ही पढ़ चुके हैं कि H2O किस तरह ब्रेकडाउन होता है, 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 और हाइड्रो ऑक्सीजन में। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्लास्टाक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, देन फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरिडॉक्सिन, एंड देन हमारे पास NADPH। समझ आ गई। अब यहाँ थर्ड स्टेप लिखा है कि एब्जॉर्प्शन होती है, फोटोसिस्टम 1 में भी लाइट जा रही है लेकिन फोटोसिस्टम 1 में फोटोलाइसिस नहीं होती, सिर्फ लाइट ही होती है, लाइट की सनलाइट फॉल करती है उसके ऊपर। देन फोटोसिस्टम 1 की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें क्या क्या है, फेरिडॉक्सिन है, NAD रिडक्टेज एंजाइम है जो कि NADPH की फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोटॉन कहाँ से आ रहे थे, जो फोटोसिस्टम 2 में वाटर की ब्रेकडाउन हुई थी, फोटोलाइसिस हुई थी। ठीक है, समझ आ गई है। फर्स्ट ईयर हम ये बताएं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें विच इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कॉन्सेप्ट की समझ आइए, अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन आपने इसको बुक को इस पेज को ये जो हमारा पेज नंबर 199, 100 और 101 को एक अच्छी सी रीडिंग देनी है और फिर मुझे बताना है अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको वीडियो भी एक दिखाऊंगी, उसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब मुझे बताएं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन समझ आइए, आइए समझ फर्स्ट ईयर। बताएं जल्दी से। आयशा, हलीमा, लैला, कुरतुलैन। जी मिस। ओके, जी मिस आई। ठीक है। अब हमने जल्दी से नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी देख लेते हैं। ये इसके साथ का ही टॉपिक है, बहुत छोटा सा, पेज 101 पे। साइक्लिक का मतलब क्या था, जो हमने पढ़ा कि अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैच कर जाए तो दिस विल बिकम ए साइकिल। इस प्रोसेस में है तो वही जी स्कीम ऐसे ही है। यहाँ देखिए फोटोसिस्टम 2 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, फेरिडॉक्सिन, रिडक्टेज, NADPH बन गया। लेकिन अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, हम कुछ चीजों को मास्क कर देते हैं, जैसे इसको नहीं हम देखेंगे और हम इसको भी नहीं देखेंगे। जो हम पढ़ेंगे प्लास्टोक्विनोन भी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखें कि नॉर्मली साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 में इन्वॉल्व है, आपको एक ग्रीन नजर आ रहा होगा, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता साइक्लिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लाइट फॉल की है फोटोसिस्टम 1 पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, कहाँ से, फोटोसिस्टम 1 से। अब अकॉर्डिंग टू जी स्कीम या नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाना चाहिए, फोटोसिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, FD फेरिडॉक्सिन पे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को देने की बजाय किसको, फेरिडॉक्सिन को देता है। और फेरिडॉक्सिन को देने के बाद हम इसको यहाँ पे काउंट करते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देना पड़ता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 1 के पास नहीं है, इसी वजह से ये फोटोसिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज करता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देगा फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा अपने इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। In every case, 2 electrons will be formed. यहाँ पे आप देखिए, only 2 electrons will be passed out from फेरिडॉक्सिन to cytochrome complex. cytochrome complex से जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोसाइनिन तक, ये इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, ठीक है, यहीं से 2 पर गए थे, यही 2 जब वापस आते हैं तो इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन तक जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। दैट इज द रीजन व्हाई इसको केमियोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ओनली फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। इसका मेन पॉइंट्स क्या है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का, कि इसके अंदर वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती। दूसरा कि इसके अंदर ओनली फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तीसरी चीज कि इसके अंदर रिएक्शन एनर्जी जो है वो रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 पे जब पहुंचती है
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से सिर्फ और सिर्फ फेरिडॉक्सिन को यूज करते हैं, एंड देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 एंड F होते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये यूज होते हैं, एंड देन इट इज गिविंग टू इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोसाइनिन, मीनवाइल एटीपी प्रोड्यूस होती है। फाइनली जो हमारे पास when electrons are passed from cytochrome to ATP generated in chemiosmosis, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, एनर्जी रिटर्न करती है बैक टू फोटो सिस्टम वन, क्लोरोफिल PS1 रिएक्शन सेंटर, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे ऊपर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, वही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 पे। जबकि हमने नॉन साइक्लिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते, वो आगे आगे पास आउट होते हुए NADPH और ATP जनरेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो वापस आ गए हैं पॉइंट 1 पे, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। और इसमें एक तो बेसिक चीज ये है कि सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी भी प्रोड्यूस हो रही थी और NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा था, जबकि साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखिए मेन डिफरेंस अगर हम पढ़ें कि साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होते हैं, नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक के अंदर वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक में वाटर रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होती साइक्लिक के अंदर, जबकि नॉन साइक्लिक के अंदर हमने ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। NADPH भी नहीं बनता साइक्लिक के अंदर, जबकि NADPH बनता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। आखिरी चीज है कि इसको हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को हम कब यूज करते हैं, जब हमें NADPH नहीं चाहिए, सिर्फ बहुत ज्यादा ATP प्रोडक्शन चाहिए। सो इसलिए हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन यूज करते हैं, स्विच कर देते हैं साइक्लिक के फोटोफॉस्फोरिलेशन के ऊपर, ताकि सिर्फ और सिर्फ ATP बने, NADPH नहीं जाए। प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होते हैं दे कैन बी यूज फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो हम कर पढ़ेंगे उसमें हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं, ATP भी और NADPH भी। ठीक है? So the process in which results in the movement of electron in a non-cyclic manner for synthesizing ATP molecule using energy from, जो non-cyclic होती है उसकी definition ये है कि हम non-cyclic manner में electrons को flow करवाते हैं ताकि ATP बना सके और NADPH बना सके। ये उसका डिटेल डायग्राम है जिसके अंदर energy level increase हो रहा है और down the gradient decrease हो रहा है। electrons कैसे release हुए हैं photo system 2 का primary electron acceptor, then प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन ATP जनरेशन यहाँ पे हो गई। देन हमारे पास P700 का अपना सिस्टम, और इस तरह हमारे पास इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे यूज का होंगे केल्विन साइकिल, जो कि हम कल पढ़ेंगे। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि फोटोसिस्टम 2 के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम ATP प्रोडक्शन प्लास्टोसाइनिन, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आप देखिए जो हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल साथ ही है। यहाँ पे आप देखें कि दिस इज प्राइमरी, यहाँ पे फेरिडॉक्सिन है, ये हमारे पास साइटोक्रोम्स हैं। फेरिडॉक्सिन लाइट फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 जो है इनएक्टिव है, फोटो सिस्टम 1 ओनली इन्वॉल्व है। वापस इलेक्ट्रॉन जो है फेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम, यहाँ पे आप देखें ना फर्स्ट इसको यूज करते हैं। फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसने दिया फेरिडॉक्सिन को, उसने दिया साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम ने हमारे पास इसको दिया साइटोक्रोम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया प्लास्टोसाइनिन को, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम, उसने वापस दे दिया फोटो सिस्टम 1 को। तो साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ईयर समझ आई है इसकी? आपके लिए एक वीडियो भी थी, जल्दी से अगर मैं आपको दिखा दूँ। Oh, just missed it. फर्स्ट ईयर जाग रहे हैं सब लोग? आप लोगों की बैड लक। बस
Okay. The process of photosynthesis produces ATP from ADP and PI by using the energy from light to excite electrons that are passed along an electron transport chain. Coupled with the transfer of electrons is the pumping of hydrogen ions and the splitting of water molecules. The following complexes are found in the photosynthesis electron transport chain: photosystem 2, cytochrome B6F, photosystem 1, ferredoxin NADP reductase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to the complexes, 3 mobile carriers are also involved: plastoquinone QB, plastocyanin, and ferredoxin. Other key components include photons, chlorophyll molecules, protons, water, molecular oxygen, NADP, and the electrons to form NADPH, and ADP and PI, which combine to form ATP. Photosynthesis occurs in the chloroplasts of plants and algae. The process is also found in single-cell organisms, such as cyanobacteria, that do not have chloroplasts. Like its mitochondrial counterpart, the chloroplast electron transport chain consists of several protein complexes and mobile electron carriers. First, a photon of light hits a chlorophyll molecule surrounding the photosystem 2 complex. This creates resonance energy that is transferred through neighboring chlorophyll molecules. When this energy reaches the reaction center embedded in photosystem 2, an electron is released. The reaction center chlorophyll contains electrons that can be transferred when excited. 1 photon is needed to excite each of the electrons in this chlorophyll. Once excited, 2 electrons are transferred to plastoquinone QB, the first mobile carrier. In addition to the 2 electrons, QB also picks up 2 protons from the stroma. The 2 electrons lost from photosystem 2 are replaced by the splitting of water molecules. Water splitting also releases hydrogen ions into the lumen. This contributes to a hydrogen ion gradient similar to the one created by mitochondrial electron transport. After 2 water molecules have been split, 1 molecule of molecular oxygen is created. Plastoquinone QB then transfers the 2 electrons to the cytochrome B6F complex. The 2 protons it picked up are released into the lumen. These transfers are coupled with the pumping of 2 more hydrogen ions into the lumen space by cytochrome B6F. The electrons are next transferred to plastocyanin, another mobile carrier. Next, the electrons are transferred from plastocyanin to the photosystem 1 complex. It is here that photons again energize each electron and propel their transfer to ferredoxin. Ferredoxin then transfers the electrons to the ferredoxin NADP reductase, also known as FNR. After 2 electrons are transferred to FNR, NADPH is made by adding the 2 electrons and a hydrogen ion to NADP. The gradient created by the electron transport chain is utilized by ATP synthase to create ATP from ADP and PI. This is similar to the way ATP is synthesized in the mitochondria. ATP, NADPH, and molecular oxygen are the final vital products of photosynthesis.